Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter ray optics and optical instrument. और आज देखो अभी यहाँ पर हम लोग अभी तक रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। प्रिज्म वगैरह से रिलेटेड थियरी को हम लोग कवर कर चुके हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं। ठीक है, तो दो सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से आगे है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस और फिर यहां से आपका लेंस थियरी का कॉन्सेप्ट यहां पर बनने लगेगा। ठीक है, सो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल सी हेडिंग है हमारे पास में कि हमारे पास में रिफ्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस, आपके पास में यदि कोई कर्व सरफेस आ रही है और वहां से यदि रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हमें देखना है तो किस प्रकार से होगा, इसको हम लोगों को यहां पर समझना है। ठीक है, सो हमने क्या माना, लेट से हमारे पास में एक ऐसा, देखो ये सिस्टम यहां पर मैं बना रहा हूं। ठीक है, यहां पर आपके पास में एयर है या वैक्यूम है जिसका म्यू बराबर 1 है वैसे देखा जाए तो, लेकिन हम लोग मान रहे हैं इसको, हम लोग थोड़ी देर के लिए म्यू 1 मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं बेटा? म्यू 1 मान के चलते हैं। ठीक है, और इस साइड में एक पूरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 बराबर म्यू है, म्यू 2 बराबर म्यू है। ठीक है, अब सिंपलिसिटी के लिए मैंने एयर और म्यू लिया है, लेकिन रियलिटी ये है कि भैया हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर आपका एक मीडियम 1 एग्जिस्ट करता है और यहां आपका एक मीडियम 2 एग्जिस्ट करता है, ऐसा मैं क्लियरली कह सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर इसका यह मतलब नहीं कि कोई एक छोटी सी लाइन खींच, नहीं, ये पूरा इधर में मीडियम है और इधर में एक दूसरा मीडियम है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जब रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है तो लाइट बेंडिंग वगैरह होती है। अब मैंने माना ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये एक स्फेरिकल सिस्टम है, क्योंकि हमारे पास कर्व सरफेसेस पढ़नी है तो ये डेफिनेटली किसी ना किसी एक स्फीयर का हिस्सा होगा। वो स्फीयर कितना बड़ा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि भैया इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर रहेगा। क्या ये बात तय है? बिल्कुल सही है। अब यदि मैं देखूं तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, देखो ये मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसके यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। क्या रख दिया है बेटा? ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो भैया इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी और ये सीधा सीधा यहां से पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रही है इस सरफेस के। यस और नो? ओके, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब जगह फॉलो करने हैं बेटा, उनको नहीं भूल सकते। दूसरी एक और लाइट गई, मैंने माना दूसरी लाइट रे यहां पहुंची। ठीक है, अब ये जो मैंने पिंक लाइट लाइन दिखाई है, बेसिकली ये आपका एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। क्यों? नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। अब वैसे तो इस लाइट को जाना था इधर, लेकिन क्या होगा बेटा, यहां पर हम लोग यदि ऐसा मान लें कि मीडियम 2 को यदि मैं डेंसर मान लूं और मीडियम 1 को मैं रेयरर मान लूं, क्योंकि मैंने एग्जांपल को समझाते समय मैंने बोला मान लो इधर एयर और इधर में एक मीडियम है, क्योंकि जनरली सवाल वैसे ही होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन और इससे रिलेटेड सवाल बनेंगे, लेकिन इसलिए फॉर्मूले को ध्यान से समझना जरूरी है। तो हम लोगों ने बोला कि यदि ऐसा होगा तो दिस लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ये कहीं बेटा यहां जाके मैच हो गई, मैंने मान लिया यहां पे इमेज बन गई। यहां ऑब्जेक्ट रखा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब दिस इज द डिस्टेंस कैपिटल आर, और यहां पर आपकी बन रही है इमेज। तो यदि हम लोग बिना साइन कन्वेंशन के देखें तो भैया यहां से लेकर के ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपके पास में v आएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है इसे हम लोग r कहेंगे, और इस वाली डिस्टेंस को हम लोग u कहेंगे, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये बात सही है? तो आपने बोला सही बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे कुछ एंगल्स के बारे में सोच लेते हैं। क्या? कौन कौन से एंगल? तो भी देखो यहां से लाइट रे यहां जा रही है, ये नॉर्मल है, मतलब मैंने मान लिया भैया यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो मैंने मान लिया भैया ये एंगल कितना है आपका? आर है। अब यहां पर कुछ एंगल्स को और मान लेता हूं। मैंने माना लेट से दिस इज द एंगल अल्फा,
दिस इज द एंगल डेल्टा और दिस इज द एंगल बीटा, ठीक है। और ये सरफेस वास्तविकता में तो कर्व है, लेकिन मैं ये पॉइंट यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और इस डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान रहा हूं। क्यों, क्या करना है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम लोग आगे चल के थिन लेंसेज पर बात करने वाले होते हैं, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल मानते हुए हम लोग हटा लेते हैं। हालांकि नहीं भी हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अब यदि यहां पर यदि आपका रिफ्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, तो रिफ्रैक्शन के लॉ जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब स्नेल्स लॉ तो लगाना पड़ेगा। और स्नेल्स लॉ यदि मैं यहां लगाता हूं तो मुझे मिलेगा म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। यदि मैं बोलता हूं कि इफ एंगल्स आर स्मॉल देन आई कैन से दैट कि म्यू1 आई बराबर म्यू2 इंटू आर। क्या ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? यस। अब ये आई और आर को थोड़ा सा मुझे यहां पर समझना है, तो देखो इसके लिए मैं क्या करता हूं, कुछ चीजों को देखता हूं। क्या, मान के चलो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं पी। पी आगे चल के पोल के काम आएगा। अब इस पॉइंट को कुछ तो भी नाम दे दीजिए, जैसे मान के चलो मैं ए नाम दे देता हूं, ठीक है, ओके। चलो तो अब जरा देखिए क्या होगा यहां पर। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास में एक ट्राइंगल है, देखो कौन सा वाला ट्राइंगल, ए ओ सी। ट्राइंगल ए ओ सी पर फोकस करो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट सी है क्या? फोकस कीजिए, ओके। तो भैया ये वाला एंगल है आपके पास में अल्फा और ये वाला एंगल है डेल्टा, और ये वाला एंगल है आपके पास में कौन सा मिल रहा है? अच्छा मैंने एंगल गलत साइड में दे दिया क्या? ओके सॉरी बेटा, एंगल गलत साइड में डाल दिया, डायग्राम देखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये तो बेटा ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है डेल्टा और ये वाला एंगल है आई, ठीक है। तो आपने एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी हुई होगी, उसके अनुसार यदि मैं देखता हूं तो आई को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस का डेल्टा। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। सिमिलर वे में आप एक और ट्राइंगल को देखिए, और ये है ए सी आई। ट्राइंगल ए सी आई को यदि मैं देखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, जरा देखिए। ये लाइन एक्सटेंड हो रही है और ये ऐसा बन रहा है, ये है आपका आर और ये है आपका बीटा और ये है आपका डेल्टा। तो यहां पर मिलेगा डेल्टा बराबर आर प्लस का बीटा। सो यू आर गेटिंग आर बराबर डेल्टा माइनस का बीटा, ठीक है। तो आई की वैल्यू मिल गई अल्फा प्लस डेल्टा और आर की वैल्यू मिल गई डेल्टा माइनस का बीटा। तो इन वैल्यूज को जरा मैं पुट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा बराबर म्यू2 और डेल्टा माइनस का बीटा। देख लो बेटा यहां पर आर प्लस बीटा बराबर डेल्टा है, तो आर बराबर डेल्टा माइनस का बीटा ही मिल रहा है। और ये अल्फा प्लस डेल्टा, ओके, यस, ठीक है, ओके। तो जरा मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा म्यू1 अल्फा प्लस का मुझे मिलेगा म्यू1 डेल्टा बराबर मुझे मिलेगा म्यू2 डेल्टा माइनस का म्यू2 बीटा। यस और नो? मैं बोला सही बात है। एक काम कर लेता हूं मैं, डेल्टा डेल्टा को एक साइड लेके आ जाता हूं और बाकी को इधर उधर एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। कर सकता हूं नहीं कर सकता? भाई थोड़ा सा एडजस्टमेंट ही तो करना है, या तो अभी कर लीजिए या फिर बाद में कर लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे। यस, ओके। तो मेरे पास में ये कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाएगी बेटा, देखो मैं इसको उधर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा बेटा म्यू2 बीटा प्लस का म्यू1 अल्फा बराबर म्यू2 डेल्टा माइनस म्यू1 डेल्टा। यस और नो? कुछ ऐसा मिल गया। मतलब यहां से भी मैं डेल्टा कॉमन लेके लिख लेता हूं तो मेरे पास में कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, डेल्टा कॉमन म्यू2 माइनस का म्यू1 बराबर म्यू1 अल्फा प्लस का म्यू2 बीटा। बोलो यस और नो? तो आपने बोला सही बात है सर, सिचुएशन तो कुछ ऐसी ही दिखेगी। अब यहां पर अल्फा बीटा और डेल्टा हमारे अननोन चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, और उनको हम लोगों को यहां से
हटाना है। तो यदि मैं अल्फा को हटाना चाहूं तो अल्फा कैसे हटेगा, सोचो। तो अल्फा के लिए आप इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा देखिए, ये बराबर, ये है आपका अल्फा। तो मैं टेन अल्फा यदि लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा दिस साइड अपॉन दिस साइड। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। यदि ऐसा लिखता हूं तो ये बन जाएगा एपी अपॉन यू। कितना बन जाएगा बेटा, एपी अपॉन यू। तो मैंने लिख दिया कि अल्फा बराबर आपको मिल रहा है एपी अपॉन यू। अच्छा, दूसरा देखो, बीटा को यदि देखोगे तो बीटा इस बड़े वाले ट्राइंगल में दिखने को मिलेगा। तो भैया यहां यदि बीटा है तो ये मिलेगा कितना, अगेन एपी अपॉन वी। तो आपने लिख दिया बीटा बराबर एपी अपॉन वी। यस। और डेल्टा को देखोगे तो देखो, डेल्टा इसी ट्राइंगल के अंदर में छोटा वाला ट्राइंगल है, डेल्टा जो मिलेगा एपी अपॉन आर। तो बेटा आपने इसको भी लिख दिया डेल्टा बराबर एपी अपॉन आर। यस और नो। तो आपने बोला ठीक है। अब यहां पर देखो यू वी और आर के साइन को जरा हम लोग देखते हैं, प्लस आएगा या माइनस आएगा। सर ये यू वी और आर क्या है भाई, यू आपकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट थी, वी क्या थी, डिस्टेंस ऑफ इमेज थी, और आर क्या थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये छोटी सी बात तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्या कि भैया हमेशा साइन कन्वेंशन हमारा ये कहता है कि भैया जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही थी उसी डायरेक्शन में आपको किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए चलना पड़े तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, और इसके उल्टा चलना पड़े तो नेगेटिव होती है। तो यहां पर आप देखिए एकमात्र डिस्टेंस u है जिसको चलने के लिए आपको उल्टा चलना पड़ रहा है, मतलब दिस शुड बी माइनस u। तो आपको सिर्फ यहां माइनस चाहिए, बाकी सब दोनों क्या आएंगे, प्लस आएंगे। अब इनको उठा के जरा यहां पुट कर दीजिए तो आप क्या पाते हैं, डेल्टा की जगह लिखने पर आपको मिलता है एपी अपॉन आर बराबर, सॉरी, इंटू म्यू टू माइनस का म्यू वन बराबर म्यू वन, और अल्फा की जगह आप लिखेंगे एपी अपॉन माइनस का यू, प्लस म्यू टू, बीटा की जगह आप लिखेंगे एपी अपॉन वी। यस और नो। तो मैंने बोला सही बात है। यदि ऐसा कर देता हूं तो देखो एपी एपी और एपी कट जाएगा, और ये चीज क्या बन के आएगी, देखो म्यू टू अपॉन वी माइनस का म्यू वन अपॉन यू बराबर म्यू टू माइनस का म्यू वन अपॉन आर। ये आपके पास में एक फॉर्मूला बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है बेटा, एक फॉर्मूला। ये किस चीज का फॉर्मूला है, रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस क्या बन रहा है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। और ये सिंपल सा फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है। दिस फॉर्मूला इज फॉर व्हाट, रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस के लिए ये आपका फॉर्मूला बनता है। क्या ये बात समझ में आ गई, श्योर है। अच्छा चलो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा इस पे सवाल कर लेते हैं। छोटा सा क्या कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है, मान के चलो हमारे पास में एक डेटा दिया है, एक ऐसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस दे रखी है, यहां आपका एयर है, यहां आपके पास में ग्लास है, यहां पर 20 सेंटीमीटर पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, और बेटा इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये आपका 40 सेंटीमीटर पे है। तो बताना है आपको इमेज कहां फॉर्म होगी। ऐसे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या करोगे, यू विल बी राइटिंग फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस का म्यू वन अपॉन यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो आपने लिखना है म्यू टू, तो बेटा ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 4/3, तो आपने लिखा सर जी 4/3 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू कितना है, तो बेटा ये है आपका माइनस का 20। कितना है, माइनस का 20। इतना ध्यान रखना, गलती मत कर देना। क्यों, ये यदि पोल है तो इसके इधर में चलना है आपको, लाइट इधर से आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां रखा है। ऑब्जेक्ट से लाइट चलती है तो आपको लाइट के उल्टा चलना है, तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, बराबर म्यू टू माइनस का म्यू वन
मतलब 4/3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई R 40, ये प्लस आएगा क्योंकि आपको इस डायरेक्शन में चलना है। अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं। देखो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास में बचेगा बेटा 4/3v प्लस का 1/20। 4/3 माइनस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 1/3, और ये आ जाएगा बेटा 1/120। सो इट इंप्लाइज 4/3v बराबर, इसको इधर लेके आता हूं तो ये आएगा बेटा 1/120 माइनस 1/20। एलसीएम लेंगे तो आएगा 120, मतलब माइनस का 5/120। यस और नो, और ये किसके बराबर है? 4/3v के बराबर है। यस और नो, मतलब देखिए मेरे पास क्या बन रहा है, 4/3v बराबर माइनस का 5/120। इसका मतलब समझिए, सॉल्व करेंगे तो बेटा ये कटेगा 3 से 40, 5 से 8, v इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। सो इट इंप्लाइज v बराबर आ रहा है -32 सेंटीमीटर। इसका मतलब बता दीजिए इमेज कहां बनेगी, बताओ फटाफट। -32 का मतलब है आपकी इमेज इधर जाके कहीं यहां पर बनेगी 32 सेंटीमीटर पर। यस और नो, यदि प्लस आया होता तो राइट में बनती थी। यस, छोटा सा देखो सिंपल सा सवाल था। अब इसमें डेटा एग्जामिनर बदल के आपको अलग अलग तरह के सवाल करवा सकता है। क्या ये बात क्लियर है? श्योर है? अब देखो जो हमने पहला किया था उसमें और इसमें फर्क क्या है। देखो इसमें है ना, यदि आप देखोगे तो यहां से लाइट रे चली, ये आपका नॉर्मल होना चाहिए था, तो ये लाइट रे ऐसे मिलती थी ना, यहां पे वास्तविकता में लाइट रे आती थी, है ना। लेकिन यहां पर आई है, मतलब ये जो इमेज है वो वर्चुअल है। कैसी इमेज है बेटा? वर्चुअल है। दिस इज नॉट द रियल इमेज। क्लियर है? तो सिंगल कर्व सरफेस का मैंने एक्सप्लेनेशन देख लिया, एक इस पे सवाल देख लिया। डेटा बदलते चलो, तमाम क्वेश्चंस आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखो क्या हो रहा है ना, यदि मेरे पास में एक ऐसी सिंगल कर्व सरफेस है, ऐसी मैं दो सरफेसेस को यदि मैं जोड़ दूं, ऐसी दो सरफेसेस को क्या करूं मैं, ज्वाइंट कर देता हूं, तो हमारे पास में बनता है एक लेंस। क्या बनता है? लेंस। इसी लेंस को हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इस लेंस को पढ़ने के लिए हम लोग देखो कुछ चीजें डायरेक्टली कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज एक काम करते हैं, मैं कुछ डेरिवेशंस पहले कंप्लीट करा देता हूं, ताकि अगला लेक्चर जब मैं पूरा न्यूमेरिकल का लूंगा तो उसमें फिर मुझे परेशानी नहीं होगी। यस, दैट विल बी मोर बेटर वे। क्योंकि क्या होगा, थोड़ा सा थियरी पढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर थोड़ा थियरी पढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा न्यूमेरिकल कराऊंगा, रादर देन आई विल बी हैविंग ओनली थियरी 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 पार्ट आज के लेक्चर में। वैसे तो एक सवाल करवा दिया अभी मैंने, लेकिन अगला जो पोर्शन है उस पर थियरी। अब देखो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आज के लेक्चर में फिर डिराइव होंगे, और यदि बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव होंगे इसका मतलब आपको प्रिपेयर रहना है, उनको करके रखना है, ताकि जब अगला लेक्चर आपको मिलेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करने होंगे, कुछ भी नया नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो तो हम लोग करते हैं अगला। वैसे हेडिंग यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगला हम लोग डालेंगे लेंस मेकर इक्वेशन। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस मेकर इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने क्या करना है, देखो दो ऐसी पतली कर्व सरफेसेस को ज्वाइन करेंगे और आपके पास में एक लेंस बनेगा। ठीक है, तो मान के चलो हमारे पास में ऐसी सिचुएशन है, क्या मतलब है इसका? ओके, चलो ये मेरे पास में ऐसी सिचुएशन कुछ तो भी आ चुकी है। मैंने यहां से एक एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइट कैसे ड्रॉ करूंगा मैंने मान लिया, देखो अभी के लिए आसानी के लिए इधर में एयर है और इधर में भी अभी एयर है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तब और भी मीडियम आएंगे। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, ये आपकी है सरफेस नंबर 1। यहां पर मैं इसको देखो, ये दोनों को मैंने यहां पर चिपकाया है। यहां पर है आपके पास में सरफेस नंबर 2। यस, पॉइंट समझ में आया?
अच्छा, यदि सरफेस नंबर 1 और 2 है तो सरफेस नंबर 1 की जो 1 के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहीं यहां पर मैं मान लेता हूं दिस इज एट पॉइंट C1, और उसी तरह से मैंने मान लिया भैया यहां पर इस सरफेस नंबर 2 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है 2। ठीक है, ये दो चीजें मैंने मान ली। अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ तो भी म्यू है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, लेट से इधर में म्यू1 है, इधर में म्यू2 है, और फिर से इधर में म्यू1 है। ऐसा हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं, बाद में हम लोग इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान से रखिए, अभी जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, एक लेंस को हम लोग रख रहे हैं एयर में। ये चीजें हैं क्लियर। चलो, तो अब क्या हुआ, मैंने मान के चलो यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, दिस इज द पोजीशन ऑफ माय ऑब्जेक्ट। यहां से लाइट रे चलेंगी, यहां से लाइट रे चली, पहली सरफेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। पहली सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो इसके कारण ये लाइट रे कहीं यहां पर मुड़ती हुई नजर आएंगी और ये कहीं यहां पहुंच जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखो वास्तविकता में तो ये है कि इसका जब यदि मैं देखूं तो ये कहीं यहां पर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन लाइट रे कहीं यहां पहुंचेंगी। क्यों, क्योंकि जाना तो चाहती थी लाइट रे आपकी ऐसे, लेकिन वो थोड़ी सी मुड़ेंगी और यहां पर क्या होगा, पहली बार रिफ्रैक्शन के कारण पहली एक इमेज बन जाएगी I1। या तो आप इसे I1 नाम दे दीजिए, या फिर एक काम करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट रखा है तो इसको I' नाम दे देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, लेकिन यहां पर तो इसके बाद में तुरंत फिर से रिफ्रैक्शन होना है। यदि फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो भैया अब इस सेकंड सरफेस के लिए देखा जाएगा, तो ये लाइट रे और बेटा यहां पर बैंड होके फाइनल इमेज कहीं यहां बना लेगी। ठीक है, ये बात समझ में, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है। कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ है, दो बार यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है, क्योंकि दो सरफेसेस है, दो सरफेसेस है तो रिफ्रैक्शन भी दो बार हुआ है। अब यदि आप देखो तो पहली बार जब आपने रिफ्रैक्शन किया होगा तो सिंगल कर्व सरफेस है, और सिंगल कर्व सरफेस के कारण जब आप लिखोगे तो आपका फॉर्मूला तो क्लियर है, म्यू2 बाई वी माइनस का म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो अब पहली कर्व सरफेस के लिए यदि मैं लगाता हूं तो मैंने माना, लेट से भैया ये जो डिस्टेंस है उसे मैं वी डैश मान रहा हूं, ये वाली जो डिस्टेंस है इसे मैं u मान रहा हूं, और ये आपकी फाइनल इमेज बनी है तो इसे मैं v मान रहा हूं। ये वाली डिस्टेंस हमारे पास में r1 आ जाएगी, हालांकि इस डिस्टेंस को हम लोग यहां पर r2 मानेंगे। ये सारी डिस्टेंसेस को मैंने नामकरण कर दिया। ठीक है, अब इन सवालों में कॉन्सेप्ट पता है कितना सा है, म्यू1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है, और म्यू2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे लाइट जा रही है। जैसा हम लोग पहले सीख के आए हैं बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, चलो लगाओ जरा, अप्लाई करो। तो म्यू2 मतलब आप लिख दीजिए इसके लिए म्यू2 डिवाइडेड बाई वी डैश, पॉजिटिव नेगेटिव, बेटा लाइट रे इधर से इधर जा रही है तो पॉजिटिव, माइनस का म्यू1 अपॉन यू, म्यू1 अपॉन यू। क्या करूं इसको, प्लस माइनस क्या रख दूं, तो अभी तो ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम लोग बिना साइन के कर लेते हैं, ज्यादा आसानी रहेगी। बराबर म्यू2 माइनस का म्यू1 डिवाइडेड बाई r1। ठीक है, अगली बार जब मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट, बराबर है। तो मेरे पास में आएगा कितना बेटा, म्यू2 अपॉन वी डैश नहीं आएगा अभी, अब मेरे पास में म्यू2 अपॉन वी के हिसाब से सोचोगे तो आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है जरा सोचिए, सॉरी इमेज कहां बन रही है, इमेज आपकी अभी वापस से इस वाले मीडियम में बन रही है। सर पहले वाले में भी तो आपकी इमेज बाहर ही बन रही थी, लेकिन देखो हमको इसको जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम लोगों ने क्या मान के चला कि पूरी की पूरी सरफेस वो ग्लास की है, भले हमने डॉट डॉट करके यहां पे मान लिया है, मैंने मान लिया है कि यदि सरफेस नंबर 2 नहीं होती तो क्या होता, उसके बेसिस पर कहानी चल रही, ध्यान रखना, यस और नो। तो अब जब करेंगे तो म्यू2 अपॉन वी, म्यू2 अपॉन वी, तो म्यू2 अपॉन वी जब हमको लगाना होगा तो म्यू2 मतलब अब इस बार ये वाला मीडियम जो 1 है वो वास्तविकता में क्या हो जाएगा, 2 की तरह। मतलब इसको ऐसे देखिए, इसको एक काम करता हूं, रुको मैं अगले उस पे लेके जाता हूं, ध्यान सुनना। मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, ये आपका म्यू1 है और ये आपका म्यू2 है,
ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक है, ये आपका O हो गया, ठीक है, और ये आपका I डैश हो गया, और ये आपका V डैश हो गया। ठीक है, ओके, चलो इसको करके देखो जरा क्या आएगा। तो आप लिखोगे यहां पर μ2 अपॉन V डैश माइनस का μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, क्योंकि ये R1 के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अगली बार क्या हो रहा है, अगली बार है ना सरफेस ऐसे हो गई है, तो बेटा ये आपका μ2 है, ये आपका μ1 है, लेकिन अब यहां पर ये जो लाइन खींची है आपने, ये I डैश है और ये बेटा I है, ये आपका V डैश है और ये आपका V है। ठीक है, और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। बोलो यस और नो, क्या ये समझ में आया? अब जरा पुट करने की कोशिश करो। μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे लाइट जा रही है, तो लाइट जा रही है इस बार μ1 में, तो आपको लिखना पड़ेगा μ1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो वो है V, माइनस μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है, तो लाइट कहां से आ रही है बेटा, μ2 से, तो यू विल बी राइटिंग μ2 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बेटा ये है, मतलब आपको लिखना है V डैश बराबर अगेन μ2 माइनस μ1, इसका मतलब आप लिख रहे होंगे μ1 माइनस का μ2 अपॉन R1 की जगह आ जाएगा R2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज योर इक्वेशन नंबर। अब मैं यदि आगे बढ़ता हूं तो इन दोनों को क्या कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं। दोनों को ऐड करते ही बताओ क्या होगा, μ2 V डैश कट जाएगा और आपके पास में आएगा बेटा μ1 अपॉन V माइनस का μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस का μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई R2। यस, अब देखो मैं यहां पर एक छोटा सा चीज कर रहा हूं, क्या, देखो इसमें से μ1 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये तो आ जाएगा μ1, ये बन जाएगा 1 बाई वी माइनस का 1 बाई यू बराबर, ये R1 था, μ2 माइनस μ1 को यदि मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो बेटा ये बच जाएगा 1 बाई R1, लेकिन ये तो μ1 माइनस μ2 था, तो क्या कर दूं, माइनस लगा दो और ये बेटा 1 बाई R2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ एडजस्ट करते हुए चलते, तो μ1 से मैं इधर में डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास में ये फॉर्मूला बनेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और बेटा 1 बाई R1 माइनस का 1 बाई R2। बोलो यस और नो, तो मैं बोला ठीक है। आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूं मैं, 1 बाई वी माइनस का 1 बाई यू बराबर μ1 से डिवाइड करने पर यह आएगा μ2 बाई μ1 माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बोलो यस और नो, क्या ये बात समझ में आ गई? फटाफट से बोलो मेरे को, ये छोटी सी जो बात मैंने यहां पर बतलाई है, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया है या नहीं आया है? जस्ट टेल मी राइट नाउ, फटाफट से बोलो। सर इसमें क्या दिक्कत है? यस बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कब बोल रहा हूं इसमें कोई दिक्कत है, बस इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर μ2 क्या है, μ1 क्या है, इन सब चीजों को यदि आप नहीं समझोगे तो बेटा आपको यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कैसे सर, क्या परेशानी होगी? देखो यहां पे R1 R2 R1, जब हम लोग अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इन सब चीजों का आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं आपको बता दूं कैसे, R1 जो है वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है और R2 भी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, μ1 भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ2 भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसमें किसको कैसे कंसीडर करना है, तो बेटा R1 जिस पे लाइट पहले पड़े उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 सेकंड मतलब जिस पर लाइट बाद में गिरे, μ1 जहां से लाइट आए, फ्रॉम वेयर, कहां से लाइट आ रही है वो आपका μ1, और जहां लाइट जा रही है टू वेयर, कहां लाइट जा रही है वो μ2 होगा। मतलब इसको यदि मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, 1 बाई वी माइनस का 1 बाई यू बराबर म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस का 1 और 1 बाई R1 माइनस का 1 बाई R2। देखो ये छोटे छोटे से सवाल फॉर्मूले बना रहा हूं मैं आपको, इनको ध्यान रखना। यदि ये फॉर्मूले नहीं ध्यान दिए तो आपकी गड़बड़ी हो जाएगी बेटा। यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं,
म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। मीडियम की जगह एक काम करो, इसको थोड़ा सा और अच्छे अप्रोप्रिएट वर्डिंग में लिख लो, सराउंडिंग। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1/v माइनस का 1/u बराबर म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूले हैं, ये काम आएंगे बेटा आगे चल के, यस और नो। तो कई लोग बोलेंगे ठीक है सर जी काम आएंगे, आप बोल रहे हो तो हम लोग लिख लेते हैं। यदि मैं यहां पर जैसे मैंने μ2/μ1 लिखा हुआ है, इसमें μ1 की जगह 1 लिख दूं, μ2 की जगह 2 लिख दूं, तो मेरे ये फॉर्मूले फिर बदलेंगे। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इनमें फॉर्मूले में किस प्रकार से क्या चेंजेस आएंगे उनको आपको देखना है। ठीक है, माना कि मैं यहां पे जैसा कि बोल रहा था, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, तो बेटा आपका μ1 बराबर हो जाएगा 1 एंड μ2 बराबर हो जाएगा म्यू। तो आपके पास में यही फॉर्मूला आएगा बेटा 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। क्या है, वही चीज लिख रहा हूं मैं बार बार, वही चीज है बार बार, सेम चीज इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। क्या इसमें किसी को कोई परेशानी है? बोलो यस और नो। तो कई लोग बोलेंगे सर है, कई लोग बोलेंगे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है ना। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, और वो पॉइंट क्या आता है उसको भी जरा हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। और वो पॉइंट कहता है कि इफ u बराबर इंफिनिटी होता है तो उस केस में बेटा v बराबर f होता है। u बराबर इंफिनिटी तो v बराबर f होता है। यदि इस डेटा को मैं यहां डाल देता हूं तो हमें मिलता है 1/f बराबर म्यू माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और हमें मिलता है बेटा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, और ये हमारे पास में लेंस फॉर्मूला हो गया, लेंस का फॉर्मूला हो गया। लेंस मेकर इक्वेशन तो वही हो गई आपके पास में, कौन सी, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। देखो वो लेंस का फॉर्मूला है, लेंस मेकर इक्वेशन है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, या इसे भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट आता कहां से हमारे पास में, ये कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे पुट करते हैं तो भैया हमारी जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती थी, हम लोगों ने पहले सीख के आए हैं। ठीक है, वही चीज यहां पर अप्लाई करी गई है। तो ये अगेन एक काम का फॉर्मूला है जिसे लेंस मेकर फॉर्मूला बोल रहे हैं, 1/f बराबर म्यू माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2। सर ये तीन फॉर्मूले हो गए, हमको कौन सा याद रखना है, जब स्पेशली लेंस के बारे में चल रहा होगा, फोकल लेंथ वगैरह गिवन होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन होगी, इमेज की डिस्टेंस पूछेगा, या इमेज की डिस्टेंस गिवन होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछेगा, फोकल लेंथ गिवन है, तो ये फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। जब आपको लेंस बनाने हैं, जब आपको लेंस बनाने हैं तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये है आपका लेंस मेकर्स इक्वेशन। अब कई बार क्या होता है ना, हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं, क्या कौन कौन सी कैसी चीजें आती हैं सर, कि मतलब मैं कहां ऑब्जेक्ट रखने पर कहां इमेज बनेगी सर जी ये बता दो। या फिर एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहां पर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में यदि ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हम लोग लेंसेज को कनेक्ट करें, लेंसेज को क्या करें, कंबाइन करें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा उसे हम लोगों को समझना होता है। और कौन सा पॉइंट है, हाँ मतलब लेंसेज को पास पास में रख दिया जाए तो क्या होगा, और दूर दूर में रख दिया जाए तो क्या होगा, इन छोटी छोटी सी बातों को हम लोगों को यहां पर कवर करना है। ठीक है, सो भाई देखो एक बात समझ लीजिए, ये तो मेरा पास में एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में ये जो सिचुएशन बनी है इसे हम लोगों ने नाम दिया है लेंस का, इसे हम लोगों ने नाम दिया है लेंस का। और लेंस के पास में दो फोकस होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, लेंस के पास में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। सर दो कैसे, क्योंकि देखो इसमें ये जो बना है ना ये दो कर्व्ड सरफेसेस से बना है, तो उसको हम लोगों को आगे सीखना है। इसीलिए तो देखो R1
और R2 दो चीजें आ रही हैं, आ रही कि नहीं आ रही हैं? तो इसका मतलब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आपके पास में दो फोकस भी होंगी, होंगी या नहीं होंगी? एक को प्राइमरी फोकस बोलेंगे और एक को सेकेंडरी फोकस बोलेंगे। अब इस कॉम्बिनेशन में जो सिचुएशन बन के आती है, इन्हें हम लोग लेंस कह रहे हैं। और ये जो लेंस है ना, जो R1 और R2 वाला है, इसे कहा जाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। डिजाइन को ध्यान से देखना, बाई कॉन्वेक्स लेंस कह रहे हैं। लेकिन यदि ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब R1 बराबर R2 बराबर R हो जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स। इसे क्या कहते हैं? इक्वी कॉन्वेक्स। अच्छा, इसमें से यदि एक सरफेस आपके पास में प्लेन हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स कहेंगे। और यदि दोनों ही आपके पास में सरफेसेस टेढ़ी सी हों, ये और ये, ठीक है, दो सरफेसेस आपके पास में टेढ़ी सी हों और दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने वहां पे पॉइंट टू पॉइंट मिलाया हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, एक सरफेस कॉनकेव बनती है और एक कॉन्वेक्स बनती है, तो हम लोग इसे कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यस। मतलब मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं या फिर मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं, ये चांद जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन यदि यही मैं ऐसा कर दूं कि यहां पर ऐसी और ऐसी सरफेस आ जाए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये R2, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास में बाई कॉनकेव लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस हो जाएगा? बाई कॉनकेव लेंस हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग। लेकिन यदि दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैंने क्या कर दिया? सेम, मतलब R1 बराबर R2 बराबर R, तो ये हो जाएगा आपका इक्वी कॉनकेव। ठीक है, इक्वी कॉनकेव हो जाएगा। फिर मान के चलो ऐसी सिचुएशन मुझे देखने को मिल जाए, इस सरफेस में उस सरफेस में अंतर है बेटा, इसको मैं इधर या इधर कैसे भी कर सकता हूं। ये हो जाएगी आपके पास में प्लेनो कॉनकेव। और यदि मेरे पास में ऐसी स्ट्रक्चर बन जाए तो फिर से वही हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये 8 तरह के स्ट्रक्चर्स मेरे पास में यहां पर बनते हैं। स्ट्रक्चर्स को बस एक बार नजर मार लो, बाकी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम में इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कौन सा क्या है? कॉन्वेक्सो कॉनकेव भी बोल सकता हूं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी बोल सकता हूं, क्या है? अब देखो, जब ये डिजाइन आएंगी आपके सामने तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, ऊपर वाली कॉनकेवो कॉन्वेक्स है ना। कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, केव बन के फिर वैक्स। ठीक है, श्योर, ओके। अब यहां पर हम बोल रहे थे कि देखो, अब इनको तो मैंने चिपका के लेंसेज के फॉर्मेट में डाल दिया है, लेकिन क्या होने वाला है ना कि जब आप लेंसेज के फॉर्मेट में भी डालोगे, भले ही लेंसेज के फॉर्मेट में डालोगे, तो कुछ चीजों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीजें कौन कौन सी होती है बेटा? वो चीजें होती हैं आपके पास में कि जब दो लेंसेज को पास पास में रख देते हैं तो क्या स्ट्रक्चर, क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, इसको हम लोगों को अभी देख लेते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, मतलब देखो, मैं इसको अब डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, मैं तो ये मान के चल रहा हूं आपके पास में एक लेंस है ये, ठीक है, इसका एक फोकस है f1। सर दो होते हैं ना, हम लोग एक ही फोकस पर चर्चा कर रहे होते हैं हमेशा, वो जो कि सेकेंडरी फोकस होता है मेनली। ठीक है, तो f1 है और f2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 2 है। तो जो कम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आती है एफ इक्विवेलेंट, वो होती है बेटा 1/f1 प्लस का 1/f2 माइनस का d अपॉन f1 f2। क्या ये रिजल्ट याद रहेगा? ये सीधा मैं रिजल्ट बता रहा हूं, बेसिकली ये आती है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड से। किससे निकाला जाता है? लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड से। 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी f1 f2। मान के चलो यदि ऐसी सिचुएशन हो जाए कि इफ लेंसेस आर इन कॉन्टेक्ट, दोनों लेंसेस को मैं क्या कर दूं? चिपका के रख दूं, एक दूसरे से चिपका के रख दूं, तो क्या हो जाएगा? तो बेटा आपका आएगा d बराबर 0। तो d 0 हो जाएगा, तो आप लिखोगे 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस का 1/f2। क्या ये पॉइंट समझ में आया? सर इसमें तो बहुत ही आसान वाली चीजें, देखो ये सब काम की चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ
बहुत ही ज्यादा हाई फंडू चीजें हो रही हैं, लेकिन यहां पर कुछ रिजल्ट याद रखने होते हैं। वो रिजल्ट क्या है कि मान के चलो यदि F1 प्लस F2 का एडिशन ग्रेटर देन D है, F1 प्लस F2 का एडिशन ग्रेटर देन D है, तो जो इक्विवेलेंट जो लेंस होगा वो होगा आपका कॉन्वेक्स। कैसा होगा? कॉन्वेक्स। लेकिन यदि F1 प्लस का F2 बराबर D आएगा तो बेटा ये एक प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा। लेकिन यदि हमारे पास में F1 प्लस का F2 लेस देन D आ जाए तो बेटा ये आपका कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा। ये रिजल्ट काम का है, क्योंकि इस पर हमको आगे चल के कभी सवाल बन जाए तो पता होना चाहिए। ठीक है, सीधा सवाल, एक लेंस की फोकल ये है, ये इसका है, और बाकी इसको यहां पे रख दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ये है, तो मतलब आपको कंबाइनली एक ही लेंस की तरह उस सवाल को करना है, एक ही मोटे लेंस की तरह उस सवाल को करना है। ठीक है, तो मोटे लेंस से मेरे दिमाग में एक पॉइंट और आता है, और वो पॉइंट क्या है उसको भी मैं यहां पर आपको कवर कर देता हूं। देखो वही चीज चल रही है, सब चीजें, अभी कोई आगे पीछे नहीं गए हम लोग, लेंस के फॉर्मूले से बाहर नहीं निकले हैं अभी तक हम लोग। हमारा फॉर्मूला फिर से रिकॉल कर लीजिए कि भैया हमारे पास में यदि ये लेंस बना है तो मैं लिख रहा हूं μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन, अरे ये तो सॉरी, ये तो सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला मैंने लिखा है, लेकिन यदि लेंस चाहिए, लेंस के लिए यदि मैं बात कर रहा हूं तो 1 अपॉन f बराबर μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 और बेटा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यस और नो? क्या ये दो फॉर्मूले आपको समझ में आए हैं? यस और नो? तो कई लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूले तो अब याद हो गए हम लोगों को, 1 अपॉन f बराबर μ2 माइनस अपॉन μ1 माइनस 1 और इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्या इन फॉर्मूले में किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी फील हो रही है? फटाफट बोल दीजिए। यदि हो रही है तो फिर हम लोग आगे इसको, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप एक बार इनको फिर से डिराइव कीजिए। देखो अभी ये फॉर्मूले आपको ऐसा लग सकता है अरे ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये वाला फॉर्मूला, दोनों में जमीन आसमान का अंतर, हम कैसे याद रखेंगे? सिंपल सी बात है, यदि मैंने सिंगल आर रखा है ना तो इसका मतलब ये है आपका सिंगल कर्व सरफेस। ये कौन सी है? सिंगल कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला है। और ये जो है ये किसके लिए है बेटा? ये आपका डबल कर्व्ड सरफेस है। कौन सी है? डबल कर्व्ड सरफेस है। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मान के चलो आपके पास में कोई एक ही कर्व सरफेस आए और एक प्लेन आ जाए, तब क्या करेंगे? तब भी बेटा इसी फॉर्मूले का ही प्रयोग करना है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल कर्व सरफेस और रिफ्रैक्शन पूछ लिया आपसे, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना या इमेज की डिस्टेंस पूछ ली, मतलब सिंपल सिंगल कर्व सरफेस के लिए आपको इसको यूज करना है, सिंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो। ठीक है, और यदि आप देखें तो ये फॉर्मूला से ही ये फॉर्मूले तक पहुंचे हम लोग, इसी से तो यहां तक पहुंचे, ये सिंप्लिसिटी के लिए है। तो सर इसमें कैसे लेते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल वही चीजें करी हुई हैं, कुछ नया नहीं है, यहीं से ये वाला रहा है, बट ये क्या है? डबल कर्व सरफेस के लिए हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। लेकिन यदि उस डबल कर्व सरफेस में मान चलो एक ऐसी सिचुएशन आ जाए सवाल में, तो भैया एक सरफेस ये हो गई R1 और ये हो गई R2, तो बेटा R1 बराबर तो इन्फिनिटी आ जाएगा और R2 बराबर कुछ तो भी डेटा आएगा, मतलब ये क्वेश्चन फिर उसी की साइड में हमारे मूव करने लग जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं बोला ठीक है। अब ये जो सिंगल कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना है उसको जरा मैं देखता हूं, उसको मैं फिर से लिख रहा हूं। मान के चलो ये सिंगल कर्व सरफेस है, ये आपका μ1 है, ये आपका μ2 है, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट, यहां आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपके पास में फाइनल इमेज कहीं यहां पे बना दी, कहीं पे बना लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ अंदर डाल दी कि ज्यादा? चलो ठीक है, यहां पे कहीं फाइनल इमेज बन गई। तो इसमें मैं लिख क्या रहा हूं? मैं लिख रहा हूं μ2 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस का μ1 अपॉन कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सवाल ये है मेरा, जब इस फॉर्मूले को मैं डिराइव कर रहा हूं तो मैंने माना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉल, लेकिन सवाल ये है व्हाट इफ I एंड R आर नॉट द स्मॉल एंगल, मतलब यदि I एंड R स्मॉल एंगल नहीं है, स्मॉल एंगल्स नहीं है, तो क्या होगा?
एक छोटा सा बेटा इसमें परिवर्तन आ जाएगा, और उस छोटे से परिवर्तन को आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है, वो ये है म्यू टू अपॉन वी माइनस का म्यू वन अपॉन यू बराबर म्यू टू कॉस आर माइनस का म्यू वन कॉस आई अपॉन कैपिटल आर। याद रखना है, यदि एग्जामिनर ने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो सिंगल कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में काफी डिटेल में दिया गया है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और वो पॉइंट है आपका, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भैया हमारे पास में दो फोकाई की हम लोग चर्चा करते हैं। कितने फोकाई की चर्चा करते हैं? दो फोकाई की, मतलब एक होता है प्रिंसिपल फोकाई और एक होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकाई। फर्स्ट और सेकंड दो होते हैं। मतलब कैसे दो, कैसे क्या लिए जाते हैं? मतलब देखो, डिपेंड करता है आप सरफेस को किस साइड से कैसे ले रहे हो। मतलब सर कहना क्या चाहते हो एग्जैक्टली हमें वो समझाओ। मतलब जैसे मान के चलो हमारे पास में ये एक सिचुएशन है, ठीक है, और ये आपका पूरा इधर में मटेरियल है, ठीक है, तो यहां आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। लेकिन यही सरफेस को यदि मैंने ऐसे बना दिया तो भैया देखो यहां पर कहीं, यहां पर आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो, है ना, ऑब्जेक्ट तो आप कहीं पे भी रख सकते हो, रखने में तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीजों को ऑब्जर्व करिए, वो चीजें क्या हैं। यदि मेरे पास में यहां से लाइट रे ऐसे निकले, यहां से लाइट रे ऐसे निकले, यहां से लाइट रे ऐसे निकले, तो ऑल विल बिकम पैरेलल, मान के चलो ये सिचुएशन एक। और दूसरी सिचुएशन में यदि यहां पर आप देखते हो, देखो तो दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि लाइट रे यहां से आए और ये इसमें पैरेलल चली जाए, ये तो खैर छोड़ दो इसको तो, और यहां से आए और ये पैरेलल चले जाए, लेकिन देखो ये यहां पर मिलती हुई सिचुएशन नजर आए। मतलब यहां पर लाइट रे ऐसे इस प्रकार से क्या हो रही हैं, अंदर की तरफ जा रही है, और यहां पर ऐसे बाहर की तरफ निकल रही हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? सर ये कैसा है सिचुएशन? देखो ये दो अलग अलग चीजें बन रही हैं, इस बात को ध्यान से देखिए। मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो है वो सिचुएशन जहां पर म्यू वन और म्यू टू इस तरह से दिए हुए हैं, और यहां पर भी म्यू वन और म्यू टू इस तरह से दिए हुए हैं। लेकिन इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां पर मेरी लाइट रेज जो है वो वास्तविकता में मिल नहीं रही है, जबकि मैं इनको मिला रहा हूं, जबकि मैं इनको यहां पर मिला रहा हूं। पॉइंट को समझिए सर, ये पॉइंट है ना हमारे थोड़े दिमाग से बाहर चला गया। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान के चलो यहां पे जो आप बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ऐसा माना, तो यहां से यदि ये लाइट रे गई, जैसे मान के चलो कर भी देते हो आप लोग, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, यहां से यदि लाइट रे गई तो क्या ये ऐसी जाएगी? नहीं जाएगी, क्या नहीं, क्योंकि यहां पर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, यस और नो। तो मैंने क्या बोला, इस लाइट रे को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और मान के चलते हैं कि एक लाइट रे इधर से आई। यदि इधर से लाइट रे आएगी तो यहां पर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो। ओके, तो ये सिचुएशन है। अब इसमें एक चीज जो समझनी है वो क्या है, इसका जो कर्व्ड भाग है वो अंदर में आ रहा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर आ रहा है। ध्यान से सुनिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि आप लोगे तो क्या सी अंदर आएगा? यस। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि आप लोगे तो क्या ये बाहर आएगा कहीं? तो भी मुझे नहीं मालूम इधर आएगा कि इधर आएगा, कहीं पे भी हो सकता है, पर बाहर आएगा। तो इसके बेसिस पर आपके पास में फोकस हम लोग कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं फोकस? मतलब क्या है कि देखो फोकस का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि व्हेन द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर व्हाट, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट आउट एट द पॉइंट, और उसे हम लोग फोकस कहेंगे। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, यस। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इस चीजों में देखिए क्या डिफरेंस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर तब एक पॉइंट है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर में भी एक पॉइंट है। ये लाइट रे इन्फिनिटी से आई, ठीक है, ये लाइट रे इन्फिनिटी से आई, और रिफ्रैक्शन के बाद में यहां पर ये मिल नहीं रही है, इनको मैं डॉट 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 करते हुए मिलाते हुए नजर आ रहा हूं। तो ये वाला जो फोकस बनता है वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है, और वो वाला जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है। अब यदि इन दोनों को यदि मैं जोड़ देता हूं तो देखो ऐसी ही तो सिचुएशन बनेगी, यस और नो। तो यही आपका लेंस बन जाता है, जिसे हम लोगों ने डिटेल में आगे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, और थोड़ा डिटेल में अभी पढ़ना बाकी है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा देखो, अब ये यहां पर सेम चीजें फिर से चलती हैं, लाइक कि मैग्निफिकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। मैग्निफिकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स मतलब
सिंगल रिफ्रैक्शन के कारण मैग्निफिकेशन, डबल रिफ्रैक्शन के कारण मैग्निफिकेशन। तो सर ये सब क्या चीजें हमें पढ़नी है? देखो वैसे तो मैं बोलूं तो आपको नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि करना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कैसे? मैं बात कर रहा हूं मैग्निफिकेशन की, ठीक है। याद करो मैग्निफिकेशन जब हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन मिरर में, और उनमें कितने तरह के थे? दो तरह के तो मेनली थे, एक तो था लेटरल मैग्निफिकेशन और एक था लॉन्गिट्यूडनल, फिर एरियल भी किया था हालांकि हम लोगों ने मिरर्स के केस में, लेकिन यहां पे ये दो ही हैं, ठीक है। यहां पे ये क्या है? दो ही टाइप के हैं। यदि मैं इनको थोड़ा सा फास्ट करूं, क्या सर थोड़ा सा फास्ट मतलब भाई मैंने माना ये यहां पर ऐसी सिचुएशन है और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आपका P है। यहां से लाइट रे को यदि आपने चलाया, तो क्या यहां पे मैं ऐसा चला रहा हूं? तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? इनको फोकस से गुजारूंगा, ऐसे करूंगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप सीधा सीधा ले लीजिए। मतलब कैसे? ऐसे करके आप गलत फंस जाओगे। देखो क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट से तो बहुत अलग अलग जगह से लाइट रे जा रही हैं। यदि मैं एक लाइट रे सीधी निकालूं तो बेटा ये निकलेगी यहां से, है ना? ओके। और यदि मैं इसके अंदर में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट कहीं यहां मान लेता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा आपको, और वो मैंने यहां मान लिया, मतलब ठीक है। यहां पर यदि मैं देखता हूं तो क्या पाता हूं? यार यहां पे कोई गड़बड़ी लग रही है मेरे को थोड़ी सी, है ना? रिफ्रैक्शन तो यहां पर भी हुआ होगा, इसका रिफ्रैक्शन तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया। ओ सॉरी बेटा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए। ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा और इसको मेरे को मोड़ना पड़ेगा, और टूवर्ड्स द नॉर्मल मोड़ूंगा तो मतलब ये लाइट रे इधर से जाएगी। ओके, सॉरी फॉर द सिचुएशंस क्रिएटेड बाय मी। देखो मैं कह रहा हूं एक लाइट रे आई ऐसे, अरे यार थोड़ी लाइट, एक लाइट रे आई ऐसे, ठीक है। यहां पर यदि आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल सही बात है। नाउ लाइट रे विल, लाइट रे को जाना कहीं और था, इट विल बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यस और नो? इट विल बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। मैंने बोला ठीक है। एक लाइट रे और ले लो जिसको आपको कहां से गुजारना है, उसको गुजारना होगा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट तो सीधी जाएगी, और ये वाली लाइट आपकी कहीं यहां जाएगी, मान लीजिए यहां चली गई। अब देखो ये आपका रियल डायग्राम तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकता हूं कि लगभग लगभग ऐसा बनेगा, ये आपकी इमेज बनती हुई नजर आएगी। ये सिंगल कर्व सरफेस है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, यदि ये सिंगल कर्व सरफेस है तो ये है आपका आई और ये है आपका आर। क्लियर? मतलब ठीक है। लेकिन ये मैग्निफिकेशन का फंडा क्या है सर? ये तो आपने बताया ही नहीं। तो मैंने बोला यदि मैग्निफिकेशन में लेटरल मैग्निफिकेशन जब हम लोग करते हैं, लेटरल मैग्निफिकेशन, तो लेटरल मैग्निफिकेशन आपका होता है आपका स्मॉल एम, और स्मॉल एम का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस और नो? तो आपने बोला ठीक है सर जी। अब इसको जरा यहां पर रिलेट करते हैं, तो ये आएगा u और ये वाली डिस्टेंस आएगी v, और ये वाली डिस्टेंस आएगी आपके पास में r, जिसकी मुझे कोई जरूरत अभी नहीं है, बस मैंने यहां पर लिखने के लिए लिख दी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, सिंगल कर्व सरफेस है, इसका मतलब मुझे यहां पर कंसीडर करना है स्नेल्स लॉ को। तो मैं लगा दूंगा, तो μ1 साइन आई बराबर आ जाएगा μ2 साइन आर। बोलो यस और नो? तो आपने बोला सर जी ये वाली बात तो ठीक है कि μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर आ जाएगा, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसमें अप्लाई करने में कौन सी परेशानी बताओ? कोई है क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तो मैंने ठीक है कर लिया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास में मिलेगा ओके, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1। यस और नो? मैं बोला ठीक है। मैं यहां पे फिर से वही कंडीशन, मैंने माना भैया एंगल्स आर स्मॉल, मैंने माना एंगल्स आर स्मॉल, तो मैं लिख सकता हूं इस चीज को, साइन आई को क्या लिख सकता हूं? आई अपॉन आर। तो मैंने लिख दिया आई अपॉन आर बराबर μ2 अपॉन μ1। अच्छा, एंगल स्मॉल है तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब मैं लिख सकता हूं टेन आई अपॉन टेन आर बराबर μ2 अपॉन μ1।
अब एक बात बताओ, टेन आई और टेन आर को कैसे अप्लाई करोगे? तो टेन आई, तो ये यहां पर टेन आई लगेगा, तो आप लिखोगे बेटा इसको म्यू टू बराबर म्यू वन, और टेन आई का मतलब लिखा जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू होल डिवाइडेड बाई टेन आर। तो बेटा टेन आर आपको इस वाले ट्राइंगल में देखने को मिलेगा, तो यहां लिखोगे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई वी। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। सो व्हाट यू आर गेटिंग, जरा देखिए फटाफट से बेटा, आपको मिलेगा म्यू टू अपॉन म्यू वन बराबर एच ओ इंटू वी होल डिवाइडेड बाई एच ओ इंटू यू, एच आई इंटू यू। बोलो यस और नो। नाउ आपका काम क्या है? आपका काम है एच आई अपॉन एच ओ लिखना। तो एच आई अपॉन एच ओ लिखिए, तो क्या मिलेगा जरा देखिए, एच आई अपॉन एच ओ, एच आई इधर जाएगा, एच ओ इधर आएगा, म्यू वन इधर जाएगा और म्यू टू इधर आएगा, तो आपके पास में बचेगा कितना? म्यू वन अपॉन म्यू टू वी अपॉन यू। ये आपके पास में लेटरल मैग्निफिकेशन मिलेगा कब? जब आपके पास में सिंगल कर्व सरफेस है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैंने ये एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया, हालांकि सिंगल कर्व सरफेसेस के कारण मैग्निफिकेशन आपको पूछा नहीं जाता है, तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर लिया है लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन जो आया है एच आई अपॉन एच ओ बराबर म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू वी अपॉन यू। क्या ये फॉर्मूला आपके पास में याद रहेगा? इसे हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। यदि सवाल भूले भटके आ जाए तो डरना नहीं है, ठीक है। और अब याद करो, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में हम लोग क्या करते थे? इस m का स्क्वायर कर देते थे, यस और नो। कुछ कुछ वैसा ही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, बोलो क्या होता था? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को हम लोग लिखते थे एम एल से, और इसे लिखते थे लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यस और नो, वही चीजें हैं क्या? बिल्कुल सेम चीजें हैं, लेकिन यहां पर बेटा थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। एम एल का जो फॉर्मूला है, इसमें म्यू वन अपॉन म्यू टू एक्स्ट्रा वही म्यू टू अपॉन म्यू वन आएगा और इनटू एम स्क्वायर आएगा। मैंने शायद उसमें भी, अरे तेरी, हाँ, म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू एम स्क्वायर आपके पास में मिलेगा। दिस इज द रिजल्ट, याद रखना है। सर इसका डिराइव नहीं करवाया है ही नहीं, आप देखोगे ना तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, बस मैंने करवाना था, बताना था। ये मैंने वर्ड मेरे मुंह से निकल गया इसलिए मैं इसको करवाने लग गया, अदरवाइज मैं इसको भी नहीं करवाता था। यस, नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, यदि ऐसे आप देखोगे तो फिर बहुत सारी चीजें फिर हमको पढ़ने लग जाएंगी, फिर तो बहुत चीजें पढ़नी पड़ेंगी, फिर तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारा पॉइंट जो है, वो सिलेबस जो खत्म करना है, उसको हम लोग कभी कर ही नहीं पाएंगे ऐसे बेसिस पर। क्लियर? सो ध्यान रखने के लिए बस रख लेना बेटा, बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत ही ज्यादा आपको डिटेल में इसके जाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? ओके, चलो हम लोग लेंसेज पे अपना कंटिन्यू करते हैं, और लेंसेज को कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास में अभी तक जो सीखा हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है। क्या सीखा है एक बार उसको रिवाइज कर लेता हूं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो हमें मिलता है लेंस फॉर्मूला के लिए हमारे पास में कुछ चीजें जो आई हैं वो आई हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, एक फॉर्मूला। 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यस और नो, क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं? अच्छा, इनमें हम लोगों ने एक बात देखी, और वो बात क्या है कि भैया दोनों साइड में सेम मीडियम है, तो यहां पर म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये सब चीजें बिल्कुल वैलिड हैं। लेकिन क्या होगा यदि हमारे पास में इन सब सिचुएशन में क्या है? इन ऑल दीज सिचुएशन बेटा, यहां पर ये है आपका म्यू टू, ये है आपका म्यू वन, और ये भी है आपका म्यू वन। यस और नो? फॉर दीज सिचुएशन,
लेकिन मेरा सवाल यह है कि यदि μ1 μ2 μ1 की जगह μ1 μ2 μ3 आ जाए तब क्या करेंगे, तब हम लोग किस हिसाब से इसको डील करेंगे, क्या कोई बता सकता है? सोचो और थोड़ा सा बोलने की कोशिश, थोड़ा सा सोचना और बोलना। मतलब देखो ये जो चीजें सीखी हुई हैं आपने वही काम में आने वाली हैं। मैंने बोला लेट्स से ये है आपके पास में ऐसी सिचुएशन, ये है आपका μ1, ये है आपका μ2, ये है आपका μ3। μ1 μ2 और μ3 तीन अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है आपका R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये है आपकी R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताओ अब कैसे करेंगे, सोचना और बोलना। तो सर जी हम लोग पहले यहां पर लगा लेते हैं फर्स्ट सरफेस पे और उसके बाद में सेकंड सरफेस पे। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपने इस कॉन्सेप्ट सीखा है रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व्ड सरफेस, इसका जरा फॉर्मूला बताएंगे आपने क्या सीखा है? फटाफट फटाफट रिकॉल करके बताओ। तो आपने सीखा हुआ है μ2 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो मैं इसको जरा यहां पर एक बार लिख लेता हूं, μ2 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस का μ1 अपॉन r। यस और नो? अब इस फॉर्मूले को यहां पर दो बार लगाना है और काम खत्म। कैसे? तो भैया हम लोग लिखेंगे μ2 अपॉन v डैश माइनस का μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस का μ1 अपॉन r1। ये पहली बार। दूसरी बार क्या लगेगा? दूसरी बार आपका लगेगा कुछ इस प्रकार से कि भैया μ3 अपॉन v माइनस का μ2 अपॉन v डैश बराबर μ3 माइनस का μ2 डिवाइडेड बाई r2। बोलो यस और नो? क्या यही बनेगा? यस और नो? सोचो और बोलो भाई, सेकंड से थर्ड जा रहे हैं ना हम लोग। यस और नो? ऐसे ही बनेगा। यस। अब फाइनली क्या करना था हम लोगों को? दोनों को ऐड। देखो जब मेरा यहां पे μ3 नहीं था तो μ1 था, तब मैंने यही किया था ही नहीं किया था? क्या फर्क है, μ2 की जगह μ1 था बस वहां पे। तो ऐसा होने से कुछ हमारी चीजें कटी थी या कुछ कॉमन चीजें निकल के आई थी। अब यहां पर थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। अब यहां पर यदि मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं तो देखो ये वाली चीज तो इससे कट जाएगी, तो आपको मिलेगा बेटा देखो μ3 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस का μ3 माइनस का μ2 अपॉन r2। ये आपको रिलेशन बेटा याद रखना होगा। μ3 अपॉन v अपॉन माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन r2। इस कॉम्बिनेशन के लिए ये एक फॉर्मूला की तरह काम करेगा। इस पर सवाल यदि बनता है तो हैरान परेशान होने के बजाय आपको इसको डील करते आना चाहिए। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है या नहीं आया है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा? देखो ये सेकंड टाइम हो रहा है ये डेरिवेशन। पिछले बार हम लोगों ने μ1 μ2 और μ1 से लिया था, इस बार μ1 μ2 और μ3 से ले रहे हैं। यस और नो? क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? अब यहां पर यदि मैं देखता हूं तो फिर से वही कहानी कर सकता हूं। यदि मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूंगा तो इमेज मेरी फोकस पे बनेगी और इस बेसिस पर हमारे पास में कुछ चीजें निकल के आ सकती हैं। कौन सी चीजें निकल के आ सकती हैं? देखो यदि u1 को मैंने इन्फिनिटी पे रखा, u इन्फिनिटी पे हो जाएगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और v की जगह क्या आ जाएगा? f। तो सोचिए क्या ये μ3 मेरा इधर आ जाएगा? आएगा या नहीं आएगा? तो आपने बोला सही बात है कि नहीं? ओके। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और आ जाता है। वो क्या आ जाते हैं कि हमारे पास में प्रिंसिपल फोकाई और सेकंड प्रिंसिपल फोकाई का कॉन्सेप्ट चलने लगता है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है जो जनरली तो आपको नहीं पूछी जाती है, लेकिन जब हम लोग कुछ सवाल करेंगे तब मैं वहां पर आपको कुछ चीजों को जरूर करवाऊंगा। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? बोलो यस और नो? चलो ठीक है। अब हमारे पास में यदि आपको रिकॉल हो रहा होगा तो जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन सीखा था कर्व्ड सरफेस से, तो वहां पर एक रिलेशन सीखा था फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन। क्या आया था बेटा वहां पर? f बराबर r/2 आया था, याद है? यस। अब इसको यहां पर अप्लाई करके देख लेते हैं ताकि हमारा एक पॉइंट और कवर
हो जाए। वो क्या है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताओ क्या रिलेशन है? सर ये तो हमें कैसे पता होगा? ये तो आप बताओगे। बिल्कुल बताएंगे, ऐसा थोड़ी कहीं भागे जा रहे हैं। देखो ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास एक कर्व सरफेस है, और ये भी हमारे पास में एक कर्व सरफेस है। दो कर्व सरफेस हो गई, दोनों को मिला के लेंस बना दिया। यस और नो? ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं जनरली एयर में रखना है हम लोगों को, तो इसे एयर मान लेते हैं, इसे म्यू मान लेते हैं, इसे एयर मान लेते हैं। मतलब ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं मान लेता हूं लेंस बनाने के लिए इसका R1 बराबर R है और R2 बराबर भी R है। यस और नो? कोई दिक्कत? बोलो यस और नो। चलो ठीक है। अब देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भैया 1/f बराबर होता है म्यू माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2। सर ये तो आपने बताया ही नहीं था। अरे भैया एक, चलो ठीक है, इसको नहीं जानते, इसको नहीं जानते, कोई बात नहीं। 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2। क्या इसको तो जानते हो? हाँ सर, ये जाना पहचाना है। यदि ये जाना पहचाना है तो देखो μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है, या तो आप ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे या फिर आप इधर रखोगे। यस और नो? तो भैया दोनों ही केसेस में μ1 बराबर तो 1 हो जाएगा, μ2 बराबर बोलो, μ2 बराबर म्यू हो जाएगा। यस, तो आपके पास में बन जाएगा 1/f बराबर म्यू माइनस का 1 और 1/, अब देखो R1 और R2 को देखो, यदि मैं इसको R1 लेता हूं तो ये R1 बराबर R आएगा। क्या ये प्लस R आएगा? बिल्कुल सही है, यदि ऑब्जेक्ट इधर रखा है। और इसके लिए R2 बनेगा, ये आपका माइनस R आएगा। देखो ध्यान से देखो, कई लोग यहां पर विजुअलाइज नहीं कर पाए होंगे, तो ये वाला मैं इसे ग्रीन कर लेता हूं। ठीक है, ये आपका ग्रीन कर दिया। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कहीं यहां पर है, तो भैया देखो ये आपके पास में, देखो ये ऐसे, तो ये R है। तो इसके मेजर करने के लिए आपको इस डायरेक्शन में चलना है, इसलिए प्लस लिया है। तो आप लिखोगे 1/R, है ना। और जो दूसरा वाला है, जो ये वाली सरफेस आपको दिख रही है, सर लिखा तो इस पे R1 बराबर R नहीं भैया, जो पहले दिख रही है उस पे लिखा है। मतलब R1 बराबर R इसके लिए है, और R2 बराबर R जो है ना, ये वाली जो सरफेस है उसके लिए है। ठीक है, तो लिखते ऐसे ही हमेशा। तो वो कितना होगा? तो उसके लिए बेटा आपको इस वाली सरफेस के लिए उल्टा चलना है, तो बेटा आपको आएगा माइनस का R। क्या ये बात क्लियर हो गई? ओके, चलो। सो अब यहां से देखता हूं तो मुझे मिलेगा 1/f बराबर म्यू माइनस का 1 और 1/R प्लस 1/R मतलब 2/R। सो यहां पर रिलेशन आपके सामने प्रकट हो रहा है। इसको जरा देखिए बेटा फटाफट से, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो आपका मिल जाएगा f बराबर R डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस का 1। ये आपको मिला है रिलेशन। तो रिलेशन में अगले पेज पे लिख रहा हूं बस, f बराबर R अपॉन 2 म्यू माइनस का 1, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अच्छा, ये जो रिलेशन मैंने निकाला है ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सोचो यदि मेरा कॉनकेव लेंस होता, इफ लेंस वर कॉनकेव, इफ लेंस वर कॉनकेव, तो कोई फर्क आता कि सेम डेरिवेशन करते थे? डेरिवेशन तो आप सेम करते थे, बस फर्क आ जाता था साइन का। मतलब एफ का आंसर आ जाता था माइनस का R अपॉन 2 म्यू माइनस का 1। दिस इज द रिलेशन। कब? यदि लेंस मेरा कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव होता। क्लियर? सो बेटा बेसिकली यदि मैं छोटी सी बातें आप लोगों से करूं ना, तो मैंने बहुत सारे डेरिवेशंस यहां पर आपको कवर कर लिए हैं, बहुत सारे डेरिवेशंस कवर कर लिए हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें मैंने यहां पर कवर कर ली हैं, लेकिन इनके न्यूमेरिकल अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किए हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर
कैसे? देखो मैंने बहुत सारी देखो हम लोगों ने सिंगल का और सरफेस का फॉर्मूला सीखा, बिल्कुल सही है। फिर हम लोगों ने उनको ज्वाइंट किया, लेंस बनाया, यस, उसका फॉर्मूला सीखा, यस। क्या मैंने लेंस फॉर्मूला सीखा? यस। मैंने लेंस मेकर इक्वेशन सीखी, बिल्कुल यस। मैंने फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन सीखा, बिल्कुल सीखा। क्या मैंने लेंस को दो अलग अलग मीडियम में रखा तब मैंने फॉर्मूला सीखा, रिलेशन सीखा, बिल्कुल यस। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भले ही मैंने वो रिलेशन आपको थियोरेटिकली सिखाया है, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब अप्रोच एकदम अलग से रहेगी। मतलब हम लोग है ना, जो एक ही फॉर्मूला बार बार, देखो न्यूमेरिकल आपके मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमेरिकल जो सॉल्व होंगे वो होंगे या तो वन, ये क्या बन गया, ओके यहां पे ये टच हो गया है क्या गलती से, ठीक है। तो 1/f बराबर μ2 अपॉन μ1 माइनस का 1। देखो मैं बता रहा हूं ये इसी पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। या फिर इसी को मैं 1/v माइनस का 1/u लिख दूंगा और फिर से यहां पर μ2 बाई μ1 माइनस का 1 और 1/r1 माइनस का 1/r2 लिख रहा होऊंगा। कभी कभी यहां पर μ1 1 आएगा, μ2 म्यू आएगा। अब यही सारी चीजें खेलनी है बस, इसी पर रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनेंगे हमारे। सर सिंगल कर्व सरफेस में नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, उस पर भी बन सकते हैं भाई। देखो सवाल तो कहीं पर भी बनाया जा, सिंगल कर्व सरफेस में क्या था, सिंगल कर्व सरफेस में था μ2 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये वो चीजें हैं जो मेजरली में आज हम लोगों ने सीखी है। देखो ये एक फॉर्मूला सीखा, ये एक फॉर्मूला सीखा, यस, एक फॉर्मूला ये भी सीखा 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f, ठीक है। ये एक फॉर्मूला सीखा। और क्या सीखा बेटा, और सीखा हम लोगों ने f बराबर r अपॉन 2 म्यू माइनस का 1 फॉर व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स होगा तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, मतलब f बराबर माइनस का r अपॉन 2 म्यू माइनस का 1, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ये सब चीजें सीखी मेन हम लोगों ने। ये है पूरे लेक्चर का सार, 6 फॉर्मूले। अब इन 6 फॉर्मूले में किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार से, हालांकि देखो इसका तो मैं न्यूमेरिकल भी करवा चुका हूं, लेकिन इनके न्यूमेरिकल अभी बाकी हैं, इनके न्यूमेरिकल अभी बाकी हैं, जिनको हम लोगों को आगे चल के देखना है किस प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो देखो मेरे पास में दो तरीके, एक तरीका यह है कि मैं अगला लेक्चर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल का कवर कर लूं, और दूसरा तरीका यह है कि मैं एक लेक्चर और थियरी खींचूं और थियरी खींचने के पश्चात फिर न्यूमेरिकल करूं। अब सर थियरी क्या खींची जाएगी, तो थियरी ये खींची जाएगी, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूं, वो ये है कि आप क्या करना, जैसे ये कॉनकेव लेंस ले लिया है ना, ये यहां पे बना दी, यहां पे f, यहां पर 2f ऐसे बनेगा अब इसमें, है ना। और यहां पर ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखना और इनकी इमेजेस बनाने की कोशिश करना, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि देखो होमवर्क इसलिए मैं दे सकता हूं ये छोटा सा होमवर्क, क्योंकि ये जूनियर क्लासेस में आपका पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जूनियर क्लासेस में आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी हैं, इसलिए मैं इसका ये होमवर्क दे सकता हूं। हाँ, यदि ये कभी पढ़ी हुई नहीं होती थी ना, तो मैं इसका नहीं बोलता था कि इसका होमवर्क कर लेना। सर क्या आप नहीं कराओगे, बिल्कुल हम भी कराएंगे, लेकिन हम लोग कब कराएंगे, हम लोग कराएंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में तो हम लोग यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कवर करनी है, ठीक है। यस, श्योर। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया जो मैंने बताई थी लेक्चर में, हालांकि अब कोई बात नहीं, लेंस का कॉम्बिनेशन भी मैं आपको सिखा चुका हूं रियलिटी में देखा जाए तो, ठीक है। सो ये हैं सारी चीजें। अब मेरे पास में, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं, दो ऑप्शन है। अब मैं सोचूंगा कि क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा थियरी पार्ट और है जिसको मैं यहां पे खींचना चाहता था, लेकिन अभी मेरे को भी थोड़ा सा गला भी सूखने को लग गया, तो मैं अभी थोड़ा सा थियरी को और थोड़ा खींचने के बजाय भी स्टॉप कर लेता हूं, और आने वाले लेक्चर में थोड़ी सी थियरी और जो डायग्राम है उनको कवर करके फिर हम लोग न्यूमेरिकल की शुरुआत कर देंगे। और न्यूमेरिकल की जब शुरुआत होगी तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स वहां पर कवर होंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, श्योर, ओके। यदि बात समझ में आ चुकी है तो बेटा हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को यहां पर स्टॉप कर लेते हैं, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए